अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास जो है आज का जो लेक्चर है वो अकाउंटिंग के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, इसके रिलेटेड है कि अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स कौन से हैं जो कि जनरली एक्सेप्टेबल हैं। जनरली एक्सेप्टेबल से क्या मुराद है कि जो वर्ल्ड वाइड जो है जिसकी एक्सेप्टेंस है, जिसकी वर्ल्ड वाइड जो है एक्सेप्टेंस है, लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, वो प्रिंसिपल्स कौन से हैं वो आज हम समझने की कोशिश करेंगे। ये ऑलमोस्ट 13 to 14 प्रिंसिपल्स बनते हैं जो कि आप लोगों के सिलेबस में जो है ना वो शामिल है। और नॉर्मली इंटरव्यूज में या जॉब्स में या अभी आपके जो मिड टर्म या फाइनल टर्म जो भी होंगे, इसमें जो है वो इनके हवाले से लाजमी पूछा जाता है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है। लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ साथ ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि इस लेवल पे आपको शायद थोड़ा सा बोर करे। इसमें जो है ना वो आप बोर हो इसको समझते वक्त। लेकिन हमारे जो है ना एक लास्ट वाला लेक्चर थोड़ा सा बोरिंग है और एक ये वाला। उसके बाद आगे इंशाल्लाह जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हमारे होंगे और काफी सारी चीजें इंटरेस्टिंग होंगी जो कि आप लोग डेली रूटीन में ऑब्जर्व कर रहे होंगे। और अकाउंटिंग में भी वो चीजें जो है वो आ रही होंगी। चलें, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो कि गैप है जनरली एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मतलब अकाउंटिंग के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उस हवाले से। जो अकाउंटिंग का सबसे पहला जो प्रिंसिपल है उससे कहते हैं सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल। सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल। प्रिंसिपल बेसिकली असूल को कहते हैं ना, किसी चीज का असूल। तो ये कुछ अकाउंटिंग के असूल आप कह सकते हैं, रूल्स कह सकते हैं। ठीक है। सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल क्या है? सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल ये है कि बिजनेस जो है वो एक अलग चीज है और ऑनर जो है उसका वो एक अलग चीज है। जैसे आप सपोज दो पार्टीज हैं या तीन लोग हैं, एक असलम है, अकरम है, हबीब है। असलम एक अपनी शनाख्त है, अगर असलम कुछ गलत करता है तो असलम के जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल असलम है। इस तरह से अकरम जो है वो एक अलग बंदा है, अगर वो कुछ गलत करता है या कुछ ठीक करता है तो उसके खाते में जाएगा। इसी तरह से हबीब कुछ गलत करता है, ठीक करता है तो उसके खाते में जाएगा। तो सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? वो कहता है कि बिजनेस एक अलग चीज है और ऑनर उसका अलग चीज है। अगर ऑनर कुछ गलत करे तो वो उसका रिस्पॉन्सिबल है। इसी तरह से बिजनेस अगर कुछ गलत करे तो बिजनेस अपना रिस्पॉन्सिबल है। दोनों को ये मिक्स नहीं कर सकते कि ये ऑनर है और यही बिजनेस है, तो बस इसी का बिजनेस है तो जो भी गलती करेगा तो हमने जो है ना ऐसे ही सिस्टम चला लेना, ऐसे नहीं होगा। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो अलग अलग एंटिटीज हैं, अलग अलग इनकी शनाख्त है। आपने अगर केस करना है बिजनेस पे तो आप बिजनेस पे करेंगे, ऑनर पे नहीं करेंगे। या आपने अगर कोई केस करना है ऑनर पे तो आप ऑनर पे करेंगे, उसके बिजनेस पे नहीं करेंगे। तो सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि बिजनेस एक अलग चीज है और ऑनर उसका एक अलग चीज है। और एक स्टेटमेंट है, जस्ट उसको आपने याद रखना है कि बिजनेस हैज अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ऑनर। बिजनेस जो है अपने ऑनर से अलग एक अलहदा जो है ना एक एंटिटी है, एक सेपरेट जो है वो एंटिटी है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ये क्या है? सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल है। ये हमारे पास क्या है? सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल है कि बिजनेस जो है वो एक अलग चीज है और ऑनर जो है वो एक अलग चीज है। नेक्स्ट हमारे पास है गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न क्या है? गोइंग कंसर्न बेसिकली ये है कि बिजनेस जो है, बिजनेस जो है वो बेसिकली लंबे अरसे के लिए चलता रहेगा। लंबे अरसे के लिए, लंबे अरसे से क्या मुराद है? जिसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि बिजनेस जो है कब बंद होगा। लॉन्ग टर्म इस बिजनेस ने चलना होता है, बिजनेस ने लॉन्ग टर्म चलना होता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है कि उसने कब बंद होना है, लंबे अरसे चलना, चलते रहना। ठीक है। तो लंबे अरसे चलने से क्या मुराद है कि बिजनेस अगर हम ये सोच लें कि आज चल रहा है तो परसों बंद हो जाना है, तो मे बी हम कोशिश ही ना करें प्रॉफिट कमाने की। हम जो बिजनेस का गोल है प्रॉफिट कमाना, उसकी हम कोशिश ही नहीं करेंगे। पता है कि परसों बंद हो जाना है, एक महीने बाद बंद हो जाना है, लोग उसमें कहीं कोई उधार देने को रेडी नहीं होगा। कोई जो है आगे बैंक से आप लोन नहीं ले सकते क्योंकि बैंक भी कहेगा आपका बिजनेस तो एक हफ्ते बाद बंद हो रहा है। ठीक है।
तो इसलिए हम अज्यूम करते हैं, ये बेसिकली अजम्पशन है अकाउंटिंग की, कि बिजनेस जो है एक लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा, लंबे अरसे के लिए जो है ना चलेगा, ठीक है। बिजनेस विल कंटिन्यू टू ऑपरेट और unforeseeable unforeseeable और और infinite टाइम पीरियड टाइम बिजनेस जो है वो एक लॉन्ग टाइम के लिए, लंबे अरसे के लिए जो है वो चलता रहेगा, लंबे अरसे के लिए बिजनेस चलता रहेगा। आप ये नहीं कह सकते कि बिजनेस इतने दिनों में बंद हो जाना है। अगर आप ये अज्यूम कर लेते हैं कि बिजनेस में बंद हो जाना है, तो यकीन माने बिजनेस जो है वो करने के लिए कोई भी आपके साथ नहीं खड़ा होगा, एम्प्लॉय भी छोड़ के चला जाएगा कि भाई इसने तो बंद हो जाना है, कि मैं बेरोजगार करूंगा। इसलिए आप अज्यूम करते हो, ये assumption है अकाउंटिंग की, बिजनेस जो है वो लंबे अरसे जो है वो चला जाए, उसको लंबा अरसा जो है ना वो चलेगा। आगे हमारे पास है, हमारे पास जो है वो है मॉनेटरी मेजरमेंट यूनिट। इसमें क्या कहता है कि अकाउंटिंग में जो आपने ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। आपने जो अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है वो आपने हवा में नहीं करनी, बल्कि उसको किसी ना किसी क्या कहते हैं, मनी यूनिट में जो है ना मेजर करना है। ऐसी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है जो किसी न किसी मनी यूनिट में जो है जिसका मेजर जो है वो पॉसिबल हो। अब जैसे आप लेते हैं फर्नीचर लेते हैं, ठीक है। तो आप कहते हो कि फर्नीचर कितने का है? ये 10,000 का फर्नीचर है, ये 15,000 का फर्नीचर है, ये 20,000 का फर्नीचर है, ठीक है। ये जो है वो फैन जो है वो 12,000 रुपए का है। ये जो क्या कहते हैं चेयर जो है ये 10,000 रुपए की है। ये जो व्हाइट बोर्ड है ये कितने का? ये 5,000 रुपए का। तो आप क्या कर रहे हैं, उसे मनी में उसको मेजर कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मैंने ये फर्नीचर मेरे पास जो है ये दो जो है मैंने इसके बदले में बकरियां जो है वो बेची हैं, दो बकरियां जो है वो मॉनेटरी टर्म नहीं है, उसको आप उसमें मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। या फिर आप कहते हो ये पंखा जो है ये एक दरवाजे के जो है ना उसके अगेंस्ट मैंने लिया है जो है ना पंखा। तो ये अगेन जो है आप मनी में उसको मेजर नहीं कर रहे। तो वो कहता है इसको आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अकाउंटिंग में आप क्या रिकॉर्ड कर सकते हो? अपने जो भी ट्रांजेक्शन है वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर सकते हो जिसको आप मनी में मेजर कर सके, जिसको आप मनी में जो है मेजर कर सकते हैं। इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन में बी रिकॉर्डेड इन मनी यूनिट्स या मॉनिटरी यूनिट्स, ठीक है। तो आपने जो है अकाउंटिंग में इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना है वो हमेशा जो है मॉनिटरी यूनिट्स में करना है। इसको मनी के जो है ना यूनिट्स उसमें जो है ना इसे क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मॉनिटरी मेजरमेंट कंसेप्ट। आपने जो है हमेशा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड जो है वो मनी में करना है, करेंसी में करना है, चाहे डॉलर हो, रुपी हो, जो भी हो। और कोशिश करनी है कि इसको अगर डॉलर में कर रहे हैं तो डॉलर ही सेम रहे आगे भी, और अगर रुपी में कर रहे हैं तो रुपी जो है वो हमेशा आपके पास जो है वो सेम रहे। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है कॉस्ट प्रिंसिपल। कॉस्ट प्रिंसिपल क्या कहता है? कॉस्ट प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि हमने जो है वो ट्रांजैक्शन को जब रिकॉर्ड करना है तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर और उसके डायरेक्ट एक्सपेंसेस के ऊपर जो है ना वो रिकॉर्ड करना है। और ट्रांजैक्शन
should be recorded at their original cost plus डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है। ठीक है, जो भी ट्रांजेक्शन है उसको आपने रिकॉर्ड करना है। वो कैसे रिकॉर्ड करना है, वो आपने उसकी ओरिजिनल प्राइस और जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस जो है ना उस पे करना है। ओरिजिनल प्राइस क्या है, सपोज आपने एक चेयर ली है, कहाँ से, वो आपने लिया है लाहौर से। आपको चेयर पसंद आ गई, लाहौर से आपने ले ली, तो वो लिया आपने 5,000 रुपए की। लेकिन चेयर को आपने यूज कहाँ करना है या बेचना कहाँ पे है, उसको आपने बेचना है कहाँ पे, बखर में। तो आप जो है चेयर को बखर लेकर आए, और जब लेकर आए तो बिल्टी करवाई आपने, तो उसके खर्चा था कितना था, सपोज 500 रुपए था। और फिर उसके बाद बखर गाड़ी अड्डे पे पहुंच गई, वहां से आपने उठाई, और अब जहाँ पे भी आप रखना चाह रहे हैं, उसको यूनिवर्सिटी में रखना चाह रहे हैं, तो आप यूनिवर्सिटी में लेके आए। तो यूनिवर्सिटी में लाने तक जितना भी उसका खर्चा आ रहा है, जैसे कि 200 रुपए आगे खर्चा आगे ला दिया, जैसे यहाँ तक ला दिया, तो 5,000 की चेयर थी, 5,000 की जो है वो चेयर थी आपके पास। उसमें जो है 500 रुपए बिल्टी के चार्जेस वो दिया आपने, और 200 रुपए आगे फर्दर आपने जो है गैरेज के दिए। तो ये आपने जो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, वो उसके कॉस्ट कितनी बनानी है, उसकी कॉस्ट बनेगी आपके पास 5700 रुपए बनेगी। मतलब कि 5,000 की तो उसकी ओरिजिनल जो है वो प्राइस है, सॉरी ये जो है ना ओरिजिनल प्राइस लिखा था मैंने, प्रिंसिपल लिखा गया है, ओरिजिनल प्राइस जो है वो। और बाकी फर्दर जो है 500 रुपए और 200 रुपए जो है ना उसके डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, जो कि उस चेयर को जहाँ आपने यूज करनी है वहां तक लाने में जितने भी खर्चे आ रहे हैं उससे क्या कहते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। इससे हम क्या कहते हैं, इसे हम कॉस्ट प्रिंसिपल कहते हैं। ट्रांजेक्शन को आपने जो रिकॉर्ड करना है वो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करके है ना वो आपने करना है। नेक्स्ट आपके पास है ड्यू रिस्पेक्ट कंसेप्ट। ड्यू रिस्पेक्ट कंसेप्ट क्या कहता है कि हर ट्रांजैक्शन जो है उसका ड्यूल इम्पैक्ट होगा। ये बात समझने की है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, इसको भी आप समझ नहीं आएगी, इसको भी एज इट इज लिख देते हैं। एवरी ट्रांजैक्शन हैज ड्यूल इम्पैक्ट इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ये बेसिकली जो है वो प्रिंसिपल एक सिस्टम है हमारा, डबल एंट्री सिस्टम, उसके अगेंस्ट इस ट्रांजैक्शन को यूज करते हैं, मतलब इस प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं। तो आपको अभी समझ नहीं आएगी, ये जब हम वो प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे तो तब आपको इसका आइडिया होगा कि किस हवाले से बात हो रही है। अभी जस्ट हम प्रिंसिपल प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, आप एक डेफिनेशन याद कर लें कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज ड्यूल इम्पैक्ट इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। हर ट्रांजैक्शन का जो है वो ड्यूल इम्पैक्ट पड़ेगा अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में। ठीक है, अभी नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है अकाउंटिंग पीरियड की। अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है कि बिजनेस की जो लाइफ है, बिजनेस की जो लाइफ है वो क्या है, वो लॉन्ग टर्म है, अनफॉरचेबल है। आप मेजर नहीं कर सकते कि कब तक बिजनेस में चलना है, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर ये पता ही नहीं है कि बिजनेस में, सॉरी, बिजनेस ने कब तक चलना है, तो उसका तो फिर आप प्रॉफिट लॉस कैसे कैलकुलेट करोगे, प्रॉफिट कितना है या लॉस कितना है, हिसाब किताब तो एंड पे होता है। उसके लिए एक सिस्टम बनाया गया है। वो क्या बनाया गया है, कंपनी की जो भी लाइफ है, टोटल पता ही नहीं है कितनी लाइफ है, उसको इक्वल हिस्सों में जो है वो डिवाइड किया गया, छोटे छोटे इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया गया है। और हर एक छोटा हिस्सा जो है वो क्या कहलाता है, अकाउंटिंग पीरियड। और इसका मकसद क्या है, इसका मकसद ये है कि वो जो अकाउंटिंग पीरियड होगा उसका हम प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करेंगे और पिछले सालों के साथ मैच करेंगे, या मेजर करेंगे कि भाई हमारे जो है नेक्स्ट जो है वो ईयर्स जो है उसको हम बेस बनाएंगे कि इतना प्रॉफिट हमने लास्ट ईयर लिया था, इस ईयर भी हम इतना प्रॉफिट लें। ठीक है, द लाइफ ऑफ द बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल और इक्वल पार्ट्स। Every part is considered as
अकाउंटिंग पीरियड, हर एक पार्ट जो है वो ज्यादा से क्या कंसिडर किया जाता है, अकाउंटिंग पीरियड कंसिडर किया जाता है। ठीक है, बिजनेस की जो लाइफ है उसको आप छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, और हर एक लाइफ जो है, हर एक जो है उसका पार्ट जो है वो क्या कहलाता है, अकाउंटिंग पीरियड कहलाता है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग पीरियड की डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशन है अकाउंटिंग पीरियड। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल है। ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल है, ये क्या कहता है, ये कहता है कि अकाउंटिंग में ट्रांजेक्शन जब आपने रिकॉर्ड करनी है, दो चीजें यूज करनी है, दो चीजें यूज करनी है। वो क्या है, वो कहता है प्रॉपर एविडेंस हो आपके पास, और दूसरा जो है आप एक प्रोफेशनल जजमेंट अकाउंटेंट यूज करें। ठीक है, ट्रांजेक्शन should be recorded as recorded with क्या, दो चीजें हैं, एक प्रॉपर एविडेंस, प्रॉपर एविडेंस, और दूसरा क्या है, प्रोफेशनल जजमेंट। अब इन दोनों चीजों को समझ लें कि ये दोनों चीजें हैं क्या। तो प्रॉपर एविडेंस क्या है कि ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड करनी है, तो प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए। प्रॉपर एविडेंस से क्या मुराद है, सपोज आप एक कोल्ड ड्रिंक लेकर आए हैं, तो कोल्ड ड्रिंक की कोई ना कोई आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है आपने, तो उसकी कोई ना कोई रसीद हो, कोई ना कोई वोचर हो, कोई ना कोई इनवाइस हो कि भाई ये कोल्ड ड्रिंक आई है, कि उसकी इनवाइस है, ये उसका वोचर है। ये क्या है, सबूत है जो इन रिटर्न फॉर्म में होता है। क्या होता है, इन रिटर्न फॉर्म में जो है वो हमेशा होता है सबूत, कि कोई ना कोई उसका वोचर या इनवाइस जो भी है वो, उसे हम क्या कहते हैं, ये प्रॉपर एविडेंस। और प्रोफेशनल जजमेंट की, आप उसको कोल्ड ड्रिंक लेकर आए हैं, आप इनवाइस भी उसकी लिखी हुई है, इनवाइस लिखी हुई है कितने, 1000 रुपए। अब आपको पता है कि कोल्ड ड्रिंक बड़ी मुश्किल से 100 या 150 रुपए की होगी, और वहां पे कितना लिखा हुआ है, वहां पे लिखा हुआ है 1000 रुपए, तो आप 1000 रुपए पे नहीं करोगे, वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करोगे। क्यों, क्योंकि अकाउंटेंट ने अपनी प्रोफेशनल जजमेंट यूज करनी है। क्या चीज यूज करनी है, प्रोफेशनल जजमेंट, कि भाई ये चीज तो 1000 रुपए की है ही नहीं, ये चीज तो मार्केट में जो है 100 150 रुपए की है। तो जो ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड करने के लिए ये दो चीजों का होना जरूरी है, एक उसकी प्रोफेशनल जजमेंट यूज करना जरूरी है, और दूसरा जो है वो आपने जो है वो देखना है कि उसका एक रिटर्न एविडेंस जो है वो अवेलेबल है। उसके बाद आप वो ट्रांजेक्शन जो है रिकॉर्ड कर सकेंगे, उसके बाद वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है, नेक्स्ट हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो है कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल या प्रूडेंस प्रिंसिपल, या फिर प्रूडेंस भी कहते हैं इसे, prudence, ठीक है। ये प्रिंसिपल कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल या फिर प्रूडेंस जो है वो प्रिंसिपल कहते हैं। ये क्या कहता है बेसिकली, ये कहता है कि ट्रांजेक्शन को आप जब रिकॉर्ड करोगे, ठीक है, तो आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि जो आपके कौन सी ट्रांजेक्शन की बात हो रही है, ये बेसिकली एस्टिमेटेड जो आपके होती हैं ट्रांजेक्शन एक्सपेंसेस या इनकम, उसकी बात हो रही है। वो कहता है कि आपकी जो एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस हैं, एस्टिमेटेड जो एक्सपेंसेस हैं उनको आपने अंडरस्टेट करना है, एस्टिमेटेड, सॉरी ओवरस्टेट करना है। एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस शुड बी शुड बी ओवर एस्टिमेटेड, और जो आपके पास एस्टिमेटेड इनकम्स हैं शुड बी अंडर एस्टिमेटेड। अच्छा, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो कि हमें जो है वो मजबूरन से जो है वो उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है एस्टिमेशन की बेस के ऊपर। तो इस हवाले से वो कहता है कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल में कि आपके पास जो खर्चे हैं उसको आपने ओवर एस्टिमेट करना। ओवर एस्टिमेट से क्या हो रहा है, जैसे कि आपका बिजली का बिल अगर 5000 रुपये आ रहा है, तो आप 5500 लिखिए।
तो 400 पर बढ़ा के लिखें, अगर कम आ जाता है कल को तो वो आपकी इनकम बन जाएगा, आपका खर्चा कम हो जाएगा, तो आप काउंटर खुश हो जाएगा, भाई इसने मुझे कहा था लास्ट ईयर मेरा प्रॉफिट जो है वो 5,000 रुपये है, 7,000 रुपये है, बिजली का बिल 5500 आना है लेकिन 5,000 आया, तो वो कहेगा यार अच्छी बात है, इसने तो 500 रुपये का बिजली का बिल हमारा बचा दिया। ठीक है। इसी तरह से अगर जो है वो इनकम कहीं से आनी है आपकी 10,000 रुपये, ठीक है, तो आप कहोगे भाई 9,000 आनी है, 9,000 आप कहोगे, कल को अगर 10,000 आती है तो ऑनर खुश हो जाएगा कि भाई ये जो है इसने मुझे इनकम जो है वो 9,000 बताई बताई थी और 10,000 आ गई, तो वो अब क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा। तो बेसिकली आपने खर्चे ज्यादा शो करने होते हैं, जो एस्टिमेटेड खर्चे होते हैं आपके उनको, और जो आपके पास जो है इनकम जो है उसको आपने कम शो करना होता है, ताकि कल को अगर ये ज्यादा या कम एक्सपेंसेस और ज्यादा हो जाते हैं तो भी मसला ना बने, क्योंकि आपने ऑलरेडी ओवर एस्टिमेट किए हुए हैं, या इनकम जो है कम हो जाती है तो भी मसला ना बने क्योंकि आपने ऑलरेडी अंडर एस्टिमेट। तो ये हमारे पास क्या है, प्रूडेंस प्रिंसिपल है या कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। उसके बाद आगे हमारे पास जो है वो है कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल ये बेसिकली क्या कहता है, कंसिस्टेंसी जैसे कि नाम से शो हो रहा है कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट से क्या मुराद होता है, कंसिस्टेंट से मुराद होता है कि आप जो है कितने कंसिस्टेंट हैं, कितने जो है एक चीज मुतवातर एक चीज आप कर रहे हैं। ठीक है। तो कंसिस्टेंट जो है वो प्रिंसिपल क्या कहता है कि आपने अकाउंटिंग का अगर एक मेथड अडॉप्ट कर लिया है, अकाउंटिंग का आपने एक मेथड अडॉप्ट कर लिया है, तो वो आप उसको कंटिन्यू करेंगे फॉर लॉन्ग टर्म। वंस अ मेथड or procedure adopted in accounting, it may not it may not be changed. It may not be changed again and again and again. आपने एक दफा अकाउंटिंग मेथड या प्रिंसिपल या प्रोसीजर को अडॉप्ट कर लिया है, उसको बार बार आप चेंज नहीं करेंगे, बस एक ही दफा आपने अडॉप्ट करना था जो कि आपने कर लिया, उसको बार बार चेंज नहीं करेंगे। इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल है। ये कौन सा प्रिंसिपल है, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल है कि आपने एक चीज जो है वो चूज की है तो उसको आप लगातार चूज कर रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब हरगिज ये नहीं होता कि आप चेंज नहीं कर सकते, चेंज कर सकते हैं आप, हर जो है ना वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगेन वो एक उसकी कंपैरिजन आप नहीं कर सकते, कुछ चीजें चीजें खराब हो जाती है काफी सारी। तो इसलिए कोशिश ये करनी है कि एक दफा अगर अकाउंटिंग का कोई मेथड आप अडॉप्ट कर, कोशिश करनी है कि वो चेंज ना हो। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो है मटेरियलिटी। मटेरियलिटी मटेरियलिटी क्या है, मटेरियलिटी कंसेप्ट क्या है, वो ये है बेसिकली, ये कहता है कि आपके पास जो है, आपके पास जो है डिफरेंट इम्पैक्ट पड़ते हैं डिफरेंट अमाउंट्स के। ठीक है, हर बंदे के करीब डिफरेंट होते हैं। अब सपोज मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, अगर आप महीने का जो है वो कमा रहे हैं कितना, 10,000 रुपये, और आपको कोई कहे कि यार 5,000 रुपये जो है वो इधर उधर हो गए हैं, या 1,000 रुपये, सपोज 10,000 कमा रहे हैं तो 1,000 रुपये या 2,000 रुपये इधर उधर हो गए हैं, तो शायद आपको उसकी तकलीफ ज्यादा हो। लेकिन अगर आप कमा रहे हैं महीने का जो है वो 20 लाख, 40,000 लाख, 50 लाख रुपए, उनमें से अगर 1,000 2,000 इधर उधर हो जाए तो आपके लिए इशू नहीं बने। मटेरियल बेसिकली क्या है, मटेरियल वो अमाउंट है जिससे जो है बिजनेस के स्टेक होल्डर्स को इफेक्ट पड़ रहा होता है, जिससे बिजनेस के जो स्टेक होल्डर्स हैं उसको इफेक्ट पड़ रहा होता है कि भाई ये नुकसान हो गया हमारा। अच्छा, स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, स्टेक होल्डर्स जो हैं वो लोग होते हैं जो बिजनेस के डिसीजन से इफेक्ट हो रहे होते हैं। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, जो बिजनेस के डिसीजन से इफेक्ट हो रहे होते हैं। और मटेरियलिटी क्या है, बेसिकली वो अमाउंट है जो कि स्टेक होल्डर्स के डिसीजन को इफेक्ट करती है। ठीक है, the amount which have effect on the decisions of on the decisions of business stakeholders। ठीक, बिजनेस के डिसीजंस को बिजनेस के स्टेक होल्डर्स के डिसीजंस को इफेक्ट करे, उससे हम क्या कहते हैं, ये क्या है,
ये अमाउंट जो है वो मटेरियल है। अमाउंट क्या है? मटेरियल है। अच्छा, एक और कंसेप्ट भी इसके साथ छुपा हुआ है, उसे कहते हैं इमटेरियल, वो भी देख लेते हैं। इमटेरियलिटी या इमटेरियल जो भी है, उसमें क्या है, बिल्कुल सेम है। द अमाउंट विच हैज है, द अमाउंट विच, सॉरी ये हैज आना है, ठीक है। तो द अमाउंट विच हैज नॉट इफेक्ट, ठीक है, विच हैज नॉट इफेक्ट ऑन द डिसीजन ऑफ स्टेक होल्डर, उसे क्या कहते हैं? इमटेरियल। क्या कहते हैं? इमटेरियल। ठीक है, लेट्स आगे जो है वो दो चीजें और रह गई हमारे पास उसमें। एक मैचिंग प्रिंसिपल है, मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल बेसिकली क्या है? मैचिंग प्रिंसिपल ये है कि आपने एक अकाउंटिंग पीरियड, जो कि हमने ये वाला पढ़ा था, ठीक है, इसमें एक्सपेंसेस और उस अकाउंटिंग पीरियड की जो है ना एक्सपेंसेस और इनकम्स का जो है वो कंपेयर करना है, ठीक है। उस अकाउंटिंग पीरियड के एक्सपेंसेस और इनकम को कंपेयर करना है। वी कंपेयर इनकम्स एंड एक्सपेंसेस ऑफ स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड। हम स्पेसिफिक अकाउंट पीरियड का जो है वो एक्सपेंसेस और इनकम को क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। एक्सपेंसेस और इनकम को कंपेयर करते हैं, इसे क्या कहते हैं? मैचिंग प्रिंसिपल। मैच कर रहे हैं हम अपने एक्सपेंसेस और इनकम को, मैच करें जो कि स्पेसिफिक अकाउंटिंग टाइम पीरियड की, स्पेसिफिक अकाउंटिंग टाइम पीरियड की। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या है? रियलाइजेशन प्रिंसिपल्स, ठीक है, रियलाइजेशन प्रिंसिपल्स। अच्छा, रियलाइजेशन प्रिंसिपल क्या है? रियलाइजेशन प्रिंसिपल क्या है? रियलाइजेशन प्रिंसिपल जो है, रियलाइजेशन प्रिंसिपल, क्या आपने रेवेन्यू को कब रिकॉर्ड करना है और एक्सपेंसेस को जो है वो कब रिकॉर्ड, रेवेन्यू को कब रिकॉर्ड करना है और एक्सपेंसेस को कब रिकॉर्ड करना है। तो इस हवाले से वो कहता है कि आपने जो है एक्सपेंसेस को जब रिकॉर्ड करना है वो कब करना है? एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे इनकर्ड, जब वो इनकर्ड होंगे तब रिकॉर्ड करना है। जब वो इनकर्ड होंगे तब हमने उनको रिकॉर्ड करना है। व्हेन दे इनकर्ड, जब वो इनकर्ड होते हैं, जब वो एक्सपेंस हो रहा होता है तब हमने इसको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। और जबकि रेवेन्यूज कब कब करना है हमने? रेवेन्यूज और इनकम्स आर रिकॉर्डेड व्हेन दे डिलीवर, जब वो डिलीवर हो जाए तब इनको हमने जो है वो रिकॉर्ड करना है। डिलीवर होने से क्या मुराद है? सपोज आपको कोई बंदा आता है और कहता है कि भाई ऐसे है कि पैसे जो है वो मैं ये ले लो और चीजें मुझे बाद में भेज देना। तो अब आपने उसको इनकम नहीं समझना जो पैसे आए हैं आपके आपके पास। क्यों नहीं समझना? जब तक तब तक नहीं समझना जब तक जो है वो चीजें आप उसको डिलीवर नहीं कर देते, तब तक वो आपकी इनकम नहीं है। इनकम तब कब बनेगी? इनकम तब बनेगी जब वो चीजें आप उसको डिलीवर कर देंगे, तब तक आप उसको इनकम जो है वो कंसीडर नहीं कर सकते। और एक्सपेंस को, एक्सपेंस आपने किसी को पैसे पे कर दिए, या सपोज आप पैसे पे कर दिए और उसने अभी तक आपका आके काम नहीं किया, तो वो आप एक्सपेंस नहीं बना। एक्सपेंस कब बनेगा? जब बंदा आएगा आके जो है वो जो भी काम करवाना है आपने वो काम करके दे देगा। जहाँ बिजली का बिल है, उसका भी यही है, तो बिजली का बिल जो है जब तक नहीं आता तब तक वो आपका खर्चा नहीं बनता, तब तक वो आपका एक्सपेंस नहीं बनता। तो ये एक प्रिंसिपल है, थोड़े से बोरिंग लेक्चर है, तो इसको आप देख लें, ध्यान से पढ़ लें। ये 13-14 प्रिंसिपल्स हैं और इनमें से जो है एक तो पेपर में जो है वो आ जाते हैं अक्सर, और इंटरव्यूज में भी इसके हवाले से पूछा जा सकता है। तो ये आप देखने की इशू हो तो इस हवाले से जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, अकाउंटिंग इक्वेशन के हवाले से जो है ना। बहुत शुक्रिया।